स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 50 डेली आपकी पॉकेट मनी से 10 करोड़ का अमाउंट आपकी फैमिली कैसे बनाने वाली है। देखिए, हम कई बार हैवॉक बना के रख देते हैं स्टॉक मार्केट को। हवा है कभी कभी, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस ऐसी पैसा बरस जाएगा, बड़ा इजी मनी है, वो भी बात झूठी है। आपको लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है जहां हर आदमी बर्बाद हो जाता है, ये बात भी झूठी है। सबसे बड़ी बाधा है इंसान की प्रोग्रेस में इग्नोरेंस, अज्ञानता। और उस अज्ञानता की वजह से हम इनएक्टिव हो जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो आज मेरे साथ आप रुकिए, देखिए, हर बात को सुनिए, समझिए, और अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, तो हम आगे फैसला करेंगे कि हमको ये काम करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक मार्केट कब से चला आ रहा है? दुनिया में तो 250-300 साल हो गए, लेकिन इंडिया में भी 150 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। आपको अभी अभी पता लगा, ये हो सकता है। देखिए, सामाजिक बदलाव बहुत धीरे धीरे आते हैं। पहले तो हम लोग दूसरी एसेट क्लासेस के भरोसे ही बैठे हुए थे। एक जमाना था जब जमीन की भी कीमत नहीं थी। लोग जमीन जितनी घेरे उतनी जमीन उनकी हो सकती थी, लेकिन जमीन पे कोई छोटा मोटा राजा टैक्स लगाता था, या फिर उसकी बागड़ बनाने के लिए जो पैसा खर्च होता था ना, तो किसी आदमी को लगा ये झंझट भी कौन पालेगा, इतना पैसा भी कौन खर्च करेगा, तो उन्होंने जमीन घेरने की जहमत भी नहीं उठाई। आज अगर जमीन होती तो कितनी वैल्यू होती। जमीन की वैल्यू आज से 30 साल 40 साल पहले इतनी ज्यादा हो जाएगी, इस बात का अंदाजा नहीं था। सोने का भाव 2000 में जाके देखिए 4000 रुपीज पर 10 ग्राम था। तोले का भाव 4000 रुपए था। आज 22 साल बाद हम देख रहे हैं गोल्ड का रेट है 55,000 फॉर 10 ग्राम्स। 55,000 50,000 का रेट गोल्ड ने आसानी से देख लिया है। तब भी इंसान को पता नहीं था कि वैल्यूएशन इतना बढ़ जाने वाला है। एजुकेशन में यह हाल थी कि पहले एक पढ़े लिखे आदमी को नौकरी जब मिलती थी, नौकरी में जो सैलरी थी वो 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 बहुत हो गया। आईटी के पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ की सैलरी हो सकती है। तो एजुकेशन का भी उतना वैल्यू नहीं था। एजुकेशन लोन नाम का शब्द ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले हालत पता है कैसी थी कि लोगों के घर जाते थे स्कूल के प्रिंसिपल्स, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स, और वहां पे जाके हाथ जोड़ते थे कि प्लीज अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, और माँ बाप भगा देते थे। वो कहते थे कि नहीं भाई, काम करेगा घर का, क्या करेगा पढ़ लिख के। और कैसे घरों से उठा के, आज से 40 साल पहले घरों से उठा के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को खींच खींच के लाया गया कि भाई आप इंटेलिजेंट हो, इस चीज में पढ़ाई करो, आपका करियर बन जाएगा आगे। उसके बाद कंपटीशन बढ़ता चला गया। आज तो आपको पता है कि एक एक मेडिकल सीट या आईआईटी की एक एक सीट के लिए कितना पैसा खर्च करने को आदमी तैयार है। तो जब आप चीजों को समझना शुरू करेंगे ना, तभी आपकी जिंदगी की कीमत बढ़ेगी। जिंदगी की कीमत किस चीज से? 24 घंटे बिल गेट्स के पास भी है, 24 घंटे कोई छोटे से मजदूर के पास भी है। अब 24 घंटे में एक आदमी 800 रुपए रोज का बना रहा है मुश्किल से। एक आदमी हो सकता 800 करोड़ रुपए बना रहा है एक दिन का। तो ऐसा उसने क्या कर लिया? उसने अपने टाइम को पैसे में बदलने की तकनीक सीख ली है। दोस्तों, वो लिवरेज सीखना होता है, वही लिवरेज सीखने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। लेकिन उसके पहले हमारे दिमाग में कई सारी बाधाएं हैं, कई सारे बहाने हैं जो हमको जिंदगी भर रोके रहते हैं। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकता है हमेशा के लिए रुक जाएंगे। तो 150 ईयर से ज्यादा हो गया। नेटिव स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, फिर बीएसई बना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में जब गड़बड़ हुई, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, 92 में एनएसई बना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएसई का सूचकांक है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, जो 30 शेयर्स के एवरेज से बना है। एनएसई का सूचकांक या इंडेक्स है निफ्टी 50, जो 50 मेन शेयर्स के एवरेज से बना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आसानी से बताता हूँ कि जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर आपने अपना लिया तो कोई कारण ही नहीं है कि बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव हो, वो उतार चढ़ाव आपके फेवर में जाएगा, वो आपको और ज्यादा अमीर बनाएगा। ये कैसे होता है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम कहाँ अटकते हैं। तो पहला जो बहाना है वो हम समझने की कोशिश करें। पहला बहाना है, पहली सोच है कि हमारे पास पैसा नहीं है। भाई, पैसा ही नहीं है हमारे पास तो कैसे करेंगे काम? हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम काम करते, लेकिन हम तो गरीब आदमी हैं,
अब यहीं से गरीब हो तो जेब से अमीर बनोगे कैसे? आपके पास भले एक पैसा हो, 1 रुपया हो, लेकिन उसको बढ़ाने की, तेज गति से बढ़ाने का तरीका सीखने की आप में इच्छा है, आप उत्सुक हैं वो सीखने के लिए। अगर आप अपने पैसे को दौड़ाते हैं ना, तो आप इतना पैसा बनाएंगे जो कोई नहीं सोच सकता। और अगर आप दौड़ते हैं तो कितना भी दौड़ो, पैसा हमेशा ही आपकी जरूरत से कम होगा। तो दोस्तों, जब हम बोलते हैं पैसा नहीं है, तो किसने कहा आपसे कि 1 लाख रुपया चाहिए? यह भी किसने कहा कि 10,000 जरूरी है, नहीं तो काम शुरू नहीं हो सकता? काम तो 100 या 1000 से भी शुरू हो सकता है। मतलब आप क्या, आपके बच्चे का भी अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाना शुरू करेंगे जिसकी पॉकेट मनी 10 रुपीज पर डे, तो वो भी 300 रुपए के शेयर एक महीने में खरीद के रख देगा। और ये काम कितना बड़ा होगा कि आप अगर 40 की एज में जो कर रहे हैं, वो अगर आपका बेटा 4 की एज में, बेटा या बेटी 4 के एज में अगर उसके वो पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दें, तो उसके पास जितना पैसा होगा उसकी तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि असली पैसा समय में छुपा होगा। कितना पैसा आपने कमाया मायने नहीं रखता, कितना पैसा आपने बचाया वो भी मायने नहीं रखता, कितनी जल्दी आपने ऐसा निवेश शुरू किया जो इन्फ्लेशन रेट को मार सके। महंगाई की दर आपको पता है ना, हर 5 साल में महंगाई 2 गुनी या 3 गुनी हो रही है, 10 साल में 4 गुनी हो रही है। ऐसे में 10 साल में अगर आपका पैसा 2 गुना होगा, तो आपका पैसा अपने आप आधा रह जाएगा, क्योंकि महंगाई 4 गुना हो गई। ध्यान से सुनिए, आपका 100 रुपया बना एफडी में 12 साल में 200 रुपया। तब तक वो 100 रुपए में जो परचेसिंग पावर थी वो 25 रुपए के बराबर रह गई। तो अब आप सोचिए आप कितना पीछे रह गए हैं। 10 सालों में इतना पीछे रह गए हैं, तो 40 सालों में क्या होने वाला है? ये मजाक की बात नहीं है दोस्तों। पूरी जिंदगी हम जो भी पैसा कमाते हैं, जितनी मेहनत करके, जितना कुछ सह के, जिंदगी बेच के, वो पैसा बेकार चला जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम इन्फ्लेशन रेट को मार नहीं पाते। मारेंगे कैसे? अभी तो समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है उसको कि महंगाई के साथ हमारी एक रेस चल रही है। अगर आपने इसको हराया नहीं तो आप हार जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके पास अलग अलग एसेट क्लासेस होती है। उन एसेट क्लासेस में एक तो एफडी पोस्ट ऑफिस आता है, जिसका पिछले 30 सालों में एवरेज रिटर्न घट के रह गया 8% के आसपास, 7.5 भी हो सकता है। फिर गोल्ड का जो एवरेज रिटर्न है वो 9% रहा है। ठीक है। प्रॉपर्टी का एवरेज रिटर्न इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टी के आपके सिलेक्शन कैसे थे, क्योंकि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो जो लोग 1000, 2000, 5000, 10,000 के निर्णय नहीं ले पाते, वो 10 लाख के निर्णय क्या ही लेंगे। वो तो सिर्फ कहानी सुनाते रहेंगे कि वो जमीन ले ली होती तो मजा आ जाता, मेरे दादाजी के पास ये जमीन थी, पता नहीं बहन की शादी के वक्त बेच दी, नहीं तो अभी आज हमारे पास इतना पैसा होता। ये सब कहानियों से जिंदगी नहीं बनती दोस्तों। तो रियल एस्टेट में आपके सौदे पे डिपेंड करेगा कि रिटर्न ज्यादा से ज्यादा 11%, 12% हो सकता है, लेकिन इक्विटी में पिछले 30 से 40 सालों का रिटर्न 19% आ रहा है। 19%, 19% दोस्तों, 19% का रिटर्न आ रहा है लगातार। क्यों आ रहा है? अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या लगता है सोने चांदी की कीमत क्यों है? जमीन की कीमत क्यों है? जमीन की कीमत कहां पे है, क्यों है? जमीन की कीमत है एक ऐसे मार्केट में जहां पे बड़े बड़े ऑफिसेज या दुकानें खुली हुई है। उन दुकानों की कीमत 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ इसलिए है कि 10 बाय 10 की दुकान में अगर कोई बिजनेस करना शुरू करेगा तो महीने का 5 लाख बनाना शुरू कर देगा। इसलिए उस 10 बाय 10 की जगह की कीमत 5 करोड़ है। किसकी वजह से? बिजनेस की वजह से। स्टॉक मार्केट क्या है? बड़े बड़े बिजनेसेस का बाप, जो बड़े बड़े बिजनेसेस को पैदा करता है। भाई छोटा मोटा बिजनेस हो तो आप अपने पैसों से कर लोगे, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, चलो ये एक पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी हो सकती है। लेकिन 500 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ की जब बात आती है तो कंपनीज लोगों से पैसा जुटाती। लोग पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको बैंक जो सुरक्षित रिटर्न देने की बात कर रही है, 6% एफडी पे दे रही है, और अगर इन्फ्लेशन रेट इफेक्टिवली 10% से ज्यादा है तो उनको हारना है। जो ये बात समझ जाते हैं वो कहते हैं हम रिस्क लेने को राजी, रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन हमको 15% से ज्यादा का रिटर्न चाहिए ताकि हमको कभी पैसा कम नहीं पड़े। हम पैसा ज्यादा कमाने के लिए अपनी जिंदगी बेचने को राजी नहीं है, ओवर टाइम नहीं करेंगे। हम पैसा ज्यादा बचाने के लिए आज की सारी खुशियों को कुर्बान नहीं कर देंगे और इंतजार नहीं करेंगे कि जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन मजा करेंगे, या जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन मजा करेंगे। देखिए ये बेवकूफी है।
कल आप रहे ना रहें, हो सकता है कल हो ना हो, तो मजा आज भी आना चाहिए और कल का इंतजाम भी होना चाहिए। दो चीजें जिंदगी में, एक है एक्सपीरियंस, एक है सिक्योरिटी। एक्सपीरियंस आज मोमेंट टू मोमेंट जो आप महसूस कर रहे हैं वो नकद है, लेकिन सिक्योरिटी आपको महसूस करने की ताकत देती है। तो सिक्योरिटी को बिल्कुल नकार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे कुछ बचाना ही नहीं है। आप जब पैसा बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक ताकत अपने अंदर लाते हैं जो आपको मन की शांति देती है। देखिए, सबसे पहले हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फिर क्या चाहिए, अपने काम की अपनी पहचान चाहिए, उसके बाद में हमको पावर चाहिए, पावर के बाद में लोगों का प्यार, और फिर मन की शांति। सबसे बड़ी चीज है मन की शांति। तो लोगों का प्यार, सम्मान, लोगों का भरोसा चौथे नंबर पे आता है। लेकिन हम लोग रुके हुए हैं कि भाई जब तक पैसा नहीं आएगा कुछ भी नहीं होगा। तो पैसा आएगा कैसे? पैसा लाने की ये तकनीक, ये लोहे से सोना बनाने की कला हम आपको सिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो उसमें पहला बहाना था कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, दूसरी बात मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरा बहाना क्या है? टाइम नहीं है। देखिए, अगर आपको लगता है ये काम आपका नहीं है और जरूरी नहीं है, तब तक आप ये बात बोल सकते हैं टाइम नहीं है। एक अंकल को बोला कि भाई आपको टहलने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, मेरे पिताजी भी जाते थे, दादाजी भी जाते थे, और टहलना बहुत अच्छा होता है। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं टहलना है, टहलना अच्छा होता है, टहलना चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन उनको बीपी 200 के पार हो गया, शुगर निकल के आ गई 300 तक। फिर डॉक्टर ने कहा अब अगर नहीं टहले तो 5 साल से ज्यादा नहीं बचोगे। अगले दिन से भाई तैयार, बिल्कुल सुबह से टोपी लगा के। तो जब आपको मालूम पड़ जाए कि अब जरूरी है, अब नहीं धकेगा, तो आप वो काम कर लोगे। तो टाइम नहीं है वाली बात तब तक आप कर पा रहे हैं जब तक आप इग्नोरेंट है। आपको ये पता नहीं कि आप जो भी कमा रहे हो बरसात के पानी की तरह आ रहा है, नाले में पानी बह रहा है और ये पानी बह के निकल जाएगा। जो जमीन में उतरा है पानी वो जरा सा है, 5%, 10%, लेकिन वही आपकी और आपकी पीढ़ियों की जिंदगी बनाने वाला है। हम काम कर रहे हैं ना, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या कि आप जो 1 लाख रुपए की सैलरी कमा के आ रहे हैं या अपनी शॉप से, बिजनेस से 2 लाख कमा रहे हैं, उसमें से 50,000 अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं? नहीं, आप सारा जान लगा देते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं। बल्कि ये तो कहूंगा मैं कि हम उनसे लड़ते हैं उनके कल के लिए। कल वो सुरक्षित रहें, कल उनके पास किसी चीज की कमी नहीं हो, इसके लिए हम हर रोज उनसे लड़ते हैं। उसके बावजूद कमी क्या हो रही है कि हम वो तरीका नहीं सीख रहे हैं जिससे असल में ये लड़ाई जीती जा सके। मतलब आप समझ लो कि आप लड़ाई करने गए और आपके पास बंदूक की बजाय तलवार है। आपके पास जहां बंदूक या तोप होनी चाहिए वहां पे हाथ में तलवार और तीर लेके लड़ रहे हैं, तो कौन जीतेगा? बंदूक वाला जीतेगा, क्योंकि उसके पास मॉडर्न हथियार है। उसने जो अल्टीमेट हथियार बन गए आज की तारीख में वो लिए हैं, इसलिए वो कम से कम लोग 100 लोग भी 10,000 लोगों को हरा सकते हैं। वही बात आपको यहाँ पे समझनी है। तो टाइम नहीं है वाला बहाना भुला दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ 10 मिनट है डेली के, 10 मिनट, 10 मिनट जो आप फ्रस्ट्रेट होके यहाँ वहां गुजार देते हैं, नहाने के पहले टॉवेल लपेट के घूमता है आदमी, 10 मिनट चले जाते हैं। कहीं भी अगर आपको पता है कि मुझे ये काम करना है तो फिर तो आप कर ही लेंगे। तो आज यही समझने की बारी है दोस्तों कि ये काम अगर आपने नहीं किया और यही वेबिनार आप 20 साल बाद देखना और आपकी आंखों से आंसू ना निकल आए, तो आप मेरा नाम बदल देना। तो दोस्तों, टाइम नहीं है वाला बहाना जाने दीजिए। तीसरी चीज क्या है? रिस्क बहुत है। एक मिडिल क्लास मेंटालिटी ये होती है कि हमने पैसा लगा दिया, सपोज, पहले तो डर डर के हम सोचेंगे कि यार हमारे पास पैसे ही कहाँ है, 40-50 हजार के शेयर खरीद के छोड़ दें और कहीं वो आधे हो गए तो। अब यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि वो आधे नहीं होते और स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक आप चुनेंगे तो कोई रिस्क नहीं है, वो बात तो बात की है। मैं तो आपसे कुछ और बात पूछना चाहता हूँ। आपके पास स्मार्टफोन है, आपने जो लिया है 15,000 20,000 की कॉस्ट में, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इन सब की कीमत मिला के 1 लाख होती है, 2 लाख होती है। और अगर आप इसको 2 साल बाद इनकी वैल्यू देखेंगे तो डिप्रिशिएट कितने हो जाएंगे? 60% डिप्रिशिएट हो जाएंगे। क्या आपकी जिंदगी रुकती है? उस बात से आपको डर लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हैं। और कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? भाई मैंने कमाया अपने लिए तो मैं मजे ले रहा हूँ। तो जब आप पैसा निवेश करते हैं और कल को आपके फ्यूचर का इंतजाम होता है, तो क्या पड़ोसी के लिए इंतजाम होता है? इंतजाम किसके लिए होता है? आपके लिए होता है ना।
तो फिर ये बेवकूफी की बातें किस लिए? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम अपना हिसाब रखते हैं ना अपने एक्सपेंसेस का, तब हमको पता लगता है कि हमारी कैपेसिटी बहुत है। एक छोटे से छोटे गांव में एक अनपढ़ इंसान स्नान करने जाता है पता नहीं कहां कहां कौन कौन से तीर्थों में, और वो मैं नहीं कहूंगा कि गलत कर रहा है, लेकिन वो आदमी जो 10,000 रुपए इस चीज में खर्च कर रहा है वो 2,000 रुपए का निवेश नहीं कर सकता, ये उसको लगता है। चलो तीर्थों का स्नान तो अच्छी बात है, आस्था की बात है। बीड़ी पीता है, दिन भर में 50 रुपए की 30 रुपए की बीड़ी पी जाता है, 200 रुपए रोज की दारू पी जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। छोटे से छोटे गांव की एक औरत 3,000 5,000 8,000 की साड़ी खरीद रही है साल में कम से कम 2 या 3 बार, और वो कह रहे हैं हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है निवेश करने की। अब आप बताइए, एक ब्यूटी पार्लर में जाके पहले पूछिएगा आप कि उनका जो भी ब्यूटी ट्रीटमेंट होता है उसकी कॉस्टिंग क्या है। मैं एक बार चला गया था एक कॉस्मेटिक शॉप पे, और मैंने कहा कि भाई ये क्रीम का इसका प्राइस क्या है? मैंने कहा इतना। तो बोले आप रहने दो सर, वो आपके बस का नहीं है, मैडम आएगी वो कर लेंगी। आदमी का काम है कमाना, बाकी ये पैसा कहाँ कैसे खर्च करना है ये औरत जानती है। तो दोस्तों, यहाँ खैर मैं मेल फीमेल या आदमी औरत की असमानता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि एक औरत बहुत त्याग कर करके पैसे बचाती, बस उसको पता नहीं है कि वो चाहे तो अपने पति को एक 20 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर सकती है 20वीं एनिवर्सरी पे, 25th एनिवर्सरी पे। अपने बच्चे को फॉरेन हनीमून गिफ्ट कर सकती है, अपने बच्चे को फॉरेन एजुकेशन में पूरा पैसा फंड कर सकती है। ये सब कुछ पॉसिबल है कितने पैसे में? जितने का वो दूध पनीर सब्जी फेंक देती है उतने में भी पॉसिबल है दोस्तों। लेकिन उनको पता नहीं है कि इतनी छोटी सी चीज से कुछ हो सकता है, इसलिए बहानेबाजी चल रही है। इसलिए रिस्क वाली जो बात हम करते हैं उसको भूल जाइए, रिस्क तो हम हाथ में लेके घूम रहे हैं। अब चौथा बहाना क्या होता है कि ऐसा होता तो हर कोई नहीं कर लेता। लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर ये काम तो हर कोई कर सकता था। तो हर कोई इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको वो बात पता नहीं है, और धीरे धीरे चलन बनता है। आप देखिए हर कोई करना शुरू कर रहा है। आपको दिख रहा है ना यूट्यूब पे 400 चैनल आ तो गए हैं, उन 400 चैनल्स को कितने लाख लोग देख रहे हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब शुरू होगी ना, तो आप देखना कि आपने उम्मीद नहीं की वो हो जाने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको फिर से फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। आज से 20 साल पहले घरों में, 20 साल पहले की बात है या 25 साल मान, घरों में लैंडलाइन फोन्स थे, मोबाइल के वो छोटे छोटे फोन आ रहे थे, किसी किसी के पास थे। लैंडलाइन फोन की हालत ये थी कि पहले तो ये भी हालत रही कि कॉलोनी में एक फोन हुआ करता था, और पीपी नंबर होता था। आसपास के शर्मा जी, वर्मा जी, श्रीवास्तव जी सबको बुला के आप बात करवाओ, ये आपकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद चलो लैंडलाइन तो घर घर में आ गए, लेकिन 250 रुपए उसका बिल था, और बड़ी मुश्किल से नंबर लगा के वो फोन आपको मिलता था। तब ये बात हो रही थी कि एक मोबाइल फोन है 5,000 का होगा और उसका महीने का खर्च 200 250 300 रुपए महीना आएगा। तो आदमी ने कहा कि कौन लेगा एक फोन जो घर में सबके पास अवेलेबल भी नहीं है, एक आदमी लेके निकल गया तो बाकी काम भी नहीं आएगा, तो इसको कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, जरूरत से चाहत बड़ी होती है। ध्यान रखिए, जरूरत से चाहत बड़ी होती है। वांट्स आर बिगर देन नीड्स। अभी पूरी दुनिया में आपने कोविड में जब छुट्टी गुजारी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि महीने का खर्च घट के 60,000 से 20,000 कैसे रह गया, क्योंकि 40,000 आपकी लाइफस्टाइल का खर्च है, वो नीड्स का खर्च नहीं है, वो वांट्स का खर्च है, वो जरूरत का खर्च नहीं, वो चाहत का खर्च है। तो वो चाहत का खर्च जब आप बचाते हैं तो पैसा बनता है। तो कई बार चौथा बहाना ये था कि ऐसा होता तो हर कोई नहीं कर लेता, किसी ने हिसाब लगाया नहीं। और जब कुछ सक्सेस स्टोरीज बनेगी ना हमारी तरह, जैसे हम रिटायर हो गए 40 की उम्र में, ऐसे कई सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली रिटायर हुए क्योंकि उन्होंने इसका लक्ष्य बनाया था। वो दिखावा वगैरह जो भी बीच में हो रहा था उस सब से दूर हटके, और हमने 15 सालों तक लोगों के ताने भी सुन लिए। किसी ने कहा पैसा है भी तो किस काम का, उसको तकिए में डाल के सो जाना उसमें, और ऐसे ये आदमी तो तरस रहा है, फैमिली को तरसा रहा है, ये भी बातें आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बात पता हो कि क्या चीज मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, मैं हमेशा प्रायोरिटीज की बात करता हूं दोस्तों, और प्रायोरिटीज जनरलाइज नहीं की जा सकती। एक इंसान बचपन से
सम्मान का भूखा है तो वो सम्मान के लिए मर जाएगा। एक इंसान बचपन से रिश्तों का, अपनों का, दोस्तों का भूखा है, अकेला था, तो वो रिश्तों के लिए कुछ भी कर जाएगा। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो अगर आपने बहुत मीठा खा लिया तो फिर आप नमकीन खाना चाहते हैं, आपने बहुत नमकीन खा लिया तो मीठा खाना चाहते हैं, नमकीन मीठा दोनों खा लिया तो पानी पीना चाहते हैं। तो ये एक पर्सनल कॉल है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि जिंदगी से आप क्या चाहते हैं। आपको दिखता है ना, या गोवा में या फिर धर्मकोट धर्मशाला में फॉरेनर्स आते हैं, 3 महीने काम करके 9 महीने घूमते रहते हैं। क्या वो भीख मांगते हैं किसी से? नहीं, उनके पास है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसी से आज़ादी मिलती है दोस्तों। नहीं तो आपके पास भले 20 करोड़ की जमीन हो, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि आप अमीर हो, ना आपके बच्चों को पता लगेगा वो अमीर है, और उनके बच्चे भी वैसे ही स्ट्रगल करते हुए गुजर जाएंगे। तब तक आपकी जमीन की कीमत 20 करोड़ से 50 करोड़ 100 करोड़ हो जाएगी, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। भारत में ऐसे बहुत सारे गरीब अमीर लोग हैं जो असल में गरीबी की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि जो आप करना चाहो उसके लिए आपके पास सिर्फ पैसा नहीं, समय भी होना चाहिए, और आपका स्टेट ऑफ माइंड भी होना चाहिए कि आपके पास पैसा है पर समय नहीं है। आदमी एक टाइम खाना खा रहा है, और चलो पैसा समय निकाल के किसी तरह घर आ गया है, पर अभी उसके दिमाग में दुकान ही घूम रही है, बिजनेस ही घूम रहा है, या बॉस की डांट या कल की सुबह की मीटिंग ही घूम रही है, तो फिर भी बात नहीं बनी दोस्तों। तो वो सब सीखना पड़ेगा आपको, किस तरीके से ये काम करना है। और 5वीं चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्या है? 5वीं चीज है, हमें स्टॉक मार्केट, मेरे चाचा तो बर्बाद हो गए मार्केट में। एक ये कहानी हम सुनते हैं कि भाई हमारे चाचा जी थे, मामा जी थे, वो बर्बाद हो गए, इसलिए अब हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। भाई आपकी बातें कैसी है कि इंसान के, दुनिया के 99% लोग बिस्तर पे लेटे लेटे मर जाते हैं, तो क्या बिस्तर पे सोना बंद कर दोगे? ये लॉजिक है आपका? भाई जो भी आदमी है वो आखिरी में अपनी शैया पे, अपने बिस्तर पे मरता है, तो आप बिस्तर पे सोना बंद कर दोगे? आपको पता करना पड़ेगा ना कि चाचा मामा बर्बाद क्यों हुए थे, वजह क्या थी, वो जानना जरूरी है दोस्तों। तो बगैर जानकारी के आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आपके घर जानकारी देने कोई आएगा नहीं। दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरे हाईवे की सारी गाड़ियां साइड में हो जाए और मेरी गाड़ी बीच में से निकलेगी और कोई आएगा मुझे बुलाने के, चलो भाई रास्ता बन गया है, ये कभी नहीं होगा। आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, वो रास्ता बनाने में आपको मदद करने में आया हूं। अब लोग बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। मैं बताता हूं पूरा प्लान आपको, पर पहले आपके अंदर दिमाग में जो जाले हैं वो निकालने की कोशिश की मैंने। दोस्तों सबसे अच्छे अगर स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं, कॉपी पेन लीजिए, लिखिए। आप लिखेंगे टॉप 100 म्यूचुअल फंड होल्डिंग। मैं आपको दिखाता हूं कैसे दिखती है टॉप 100 म्यूचुअल फंड होल्डिंग। यहां पे हमने लिखा टॉप 100 एमएफ होल्डिंग, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आपको ताकि आप आसानी से अप्लाई कर सकें। देखिए यहां पे मनी कंट्रोल का लिंक आया, आपने इसको क्लिक किया, आपको दिखेगा ये स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने खरीद के रखे हैं। टॉप 100 एमएफ होल्डिंग हमको देखना था। ये टॉप 100 एमएफ होल्डिंग स्टॉक्स, तो वरियस स्टॉक्स हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड, ये वाला आप लिंक क्लिक करें। ये जो बीच बीच में इन चीज़ों में चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए अभी जो आपको टाइम लगा है, मुझे आपको ऐसा डिपेंडेंट नहीं बनाना है कि मैं बताऊंगा तो ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी मार्च में कौन कौन से शेयर खरीदे हैं, ये बात बताई जा रही है यहाँ पे, और हमेशा से कौन कौन से टॉप म्यूचुअल स्टॉक्स हैं वो आपको पता लगेगा बाद में। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, डिवीज लैब, हाउसिंग डेवलपमेंट, इन्फोएज, ये सब खरीदे गए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना क्या है कि एक ही सेक्टर के सारे शेयर नहीं खरीद लेना है। जैसे आप यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक देख रहे हैं, सब बैंकिंग है।
तो आप इनमें से एक खोलेंगे। टीसीएस या इन्फोसिस में से किसी एक खोलेंगे, इन्फो एज भी वहीं आईटी सेक्टर से है तो इन तीनों में से कोई एक। फिर डिवीज लैब, ये आपका हेल्थ एंड फार्मा से आ जाएगा, और बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी फाइनेंस सेक्टर से है। तो ऐसे आपको चुनना है, इसको डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। तो ऐसे आपको ये देखना होता है कि कौन से स्टॉक्स है। टॉप 25 भी यहाँ पे दे रखा है, टॉप 100 भी यहाँ पे दे रखा है, और वो लिस्ट में से आप चुन सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप लिखेंगे टॉप 100 ईपीएस स्टॉक्स। दोस्तों, टॉप 100 ईपीएस स्टॉक्स, ईपीएस क्या होता है? जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी जो होगी उसको खरीद लेना ठीक होगा, लेकिन अभी आपको करना क्या है कि वो कंपनी जो प्रॉफिटेबल हो, आप किसी बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि वो कंपनी जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो आप उसको लेना चाहते हैं। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से बनता है ईपीएस। तो हम देखेंगे टॉप 100 ईपीएस स्टॉक्स। टॉप 100 ईपीएस स्टॉक्स की बात अगर मैं करूं, देखिए इसके लिए आपको हमारे फ्री चैनल पे कम से कम 1800 वीडियोस हैं। मैंने वो पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था वो बात क्यों कर रहा था कि आपको 1 घंटे में इतना अगर मैं समझा सकूं, टॉप कंपनीज इन इंडिया बाय ईपीएस, बीएसई में कौन कौन सी कंपनीज है जो इंडिया में ईपीएस के हिसाब से सबसे ऊपर है। ईपीएस मतलब नेट प्रॉफिट किसका सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको फोर्ब्स गोकिक करके एक शेयर कंपनी दिख रही, फिर बॉम्बे ऑक्सीजन है, फिर एमआरएफ है, फिर सुंदरम क्लेटॉन है, संदूर मैग्नीज है, इन्फोएज है, श्री सीमेंट है। दोस्तों यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। इकेआई एनर्जी 7240, आप इनकी प्राइजेस आप देख रहे हैं, ऐसी प्राइजेस नहीं हो गई है। हनीवेल ऑटोमेशन 32,000 का ऐसे ही नहीं हो गया। एमआरएफ एक शेयर 70,000 का है। अब आप इसका चार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा लोगों ने कितना पैसा वो बना सकते थे। और साथ में आपको मैं वो उतार चढ़ाव का जवाब देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि जो डर आपके अंदर है वो डर जाना चाहिए। हमको एक ही चीज रोके हुए है, वो है डर। अगर वो डर आपका चला गया तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम चार्ट क्लिक करके देखता हूँ, मैक्स चार्ट। तो यहाँ पे आपका काम क्या है, ये देखते रहना है। ये कब की बात है? 01, 02, 03, 2001, 2002, 2003, 2005 क्या भाव था? 600, 700, 2000। पर ये कम नहीं था उस वक्त। देखिए ये इस बात को समझना, कई बार लोग कहते हैं कि 6000, 600, 700, 800 तो बहुत कम है, इतने का तो एक पिज्जा आता है। उस वक्त पिज्जा नहीं आता था दोस्तों। उस वक्त एक स्टूडेंट का महीने भर का खर्च निकल आता था। तो 800 रुपए उस वक्त भी आसान नहीं थे। और जब 20-20 रुपए में, 50 रुपए में अच्छे स्टॉक मिल रहे थे तो 800 रुपए का शेयर खरीदने में पसीना आ जाता था। लेकिन हमको ये बात समझनी है कि अच्छी प्राइस का कोई शेयर है, उसको म्यूचुअल फंड अगर खरीद रहे हैं तो फिर उसमें वैल्यू होगी, है ना। वो बात आपको समझनी है। एमआरएफ में अब किसी ने उतार चढ़ाव हुए तो क्या देखा आपने कि ये लगातार ये यहाँ ऊपर गया, ये एक प्राइस थी 2600 रुपए की, फिर ये गिर के कहाँ आ गया, या नीचे आ गया। आप देख रहे हैं इसकी प्राइस आधी हो गई और यहाँ आधी पड़ी रही, बहुत दिनों तक उसके रेट नहीं आए। उस बात को 2 साल 3 साल लग गए, ठीक है। अब फायदा क्या है कि इस टाइम हर महीने अगर कोई शेयर खरीद रहा है तो नीचे के भाव में कोई 30 महीनों तक वो शेयर मिलता रहा, 30 मंथ तक। और फिर जब वो भागा तो वो वापस कहाँ पहुंच गया? इस रेट पे 8000 के लेवल पे पहुंच गया। और सबका एवरेज कितना था? 1200, 1500 के बीच में। 8000 में आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं और इतना ऊपर प्राइस चला गया कि आप सोचोगे कि अब तो डर ही नहीं है, कभी नीचे आएगा तो देखेंगे। तो आधा प्रॉफिट बुक किया, बाकी पैसे से फिर आपने एसआईपी शुरू कर दिए। धीरे 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 एक अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी कहां पहुंच गई? 96,000 का हाई बनाया है दोस्तों इसने, 96,000 का। थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए, इसी दुनिया में आप भी थे। पैसा सबके पास था, तब से हम भी खा पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कुछ तो पैसा रहा ही होगा, खर्च किया ही होगा। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो जिंदगी में जोखिम नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। ये चीज आपको यहाँ साफ साफ नजर आती है। तो मैंने स्टॉक चुनने के लिए जो तरीका आपको बताया वो क्या बताया? टॉप 100 ईपीएस स्टॉक्स बताया, और दूसरा टॉप 100 म्यूचुअल फंड होल्डिंग।
म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा होल्डिंग, म्यूचुअल फंड क्या है? वो इंस्टीट्यूशन जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके बाजार में, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अधिकतर लोगों के पास न तो समय है न समझ है। ऐसे में ऐसे लोग जिन्होंने फिनांस की स्टडी की है, इन डेप्थ फॉरेन स्टडीज करके आए हैं, उनकी सैलरी 2 करोड़ या 5 करोड़ पर मंथ है। उनका काम ही है अच्छी कंपनीज या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को स्टडी करना और फिर आपका पैसा बाजार में लगाना, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अपने फील्ड में वो ग्रो करते रहेंगे और उनके साथ ग्रो करेंगे आप। अब म्यूचुअल फंड जिन स्टॉक्स को चुनते हैं वो अपना पोर्टफोलियो डिक्लेयर करे, ये सेबी ने जरूरी बना रखा है। तो वो हमेशा हर क्वार्टर में, हर महीने में अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करते हैं कि उनके पास कौन कौन से शेयर हैं, कितने पैसे के हैं, टोटल पैसे का कितना प्रतिशत उन्होंने इस शेयर में लगा रखा है। अब इतना जानकारी जब आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, और आपको ये पता है कि म्यूचुअल फंड को ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, वो ट्रेडिंग करते भी नहीं है, तो ऐसे में अगर उन स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं तो आपको डर एक ही बात का है कि म्यूचुअल फंड ने ले रखा है एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा, या आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा ले रखा है, या इन्फोसिस और एलएनटी में अच्छी होल्डिंग है, रिलायंस में होल्डिंग है, पर ये जिस जगह पे अभी प्राइस खड़ा है वहां से नीचे तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। अगर शेयर मार्केट में कोई शेयर है तो उतार चढ़ाव तो उसमें होगा ही सही, लेकिन प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए वहीं खड़ा रहे, आपको हर रेट पे खरीदने की आजादी है कि नहीं है? मतलब गलती किससे होती है? एक ऐसे निवेशक तो नहीं बोलूंगा, एक ऐसे आदमी से जिसको लगा कि वो निवेशक है, स्टॉक मार्केट में निवेश कहीं से सीख के आया, आधा अधूरा ज्ञान, और उसने उठा के 1 लाख रुपया सीधा डाल दिया किसमें? रिलायंस में या इन्फोसिस में। 1 लाख रुपया बाजार जहां गिरा तो 80,000 दिखने लगा, इतने में उसने घबराहट हो गई, 20,000 का नुकसान बुक किया और भाग गया और गाली देने लगा बाजार को कि अरे बकवास है, बकवास है। किसने कहा था आपको कि 1 लाख रुपया इकट्ठा डाल दो? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि 5,000 रुपीज की इक्विटी एसआईपी कर देते? मतलब आप ये चुन लेते कि मेरा हर महीने 2 रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाए, हर महीने 5 इन्फोसिस आ जाए, और ये स्टॉक अच्छा है, मैंने देख लिया है, अब ये कंपनी में प्राइस में उतार चढ़ाव आएगा तो इसका हल ये है कि मैंने इक्विटी की एसआईपी कर दी। आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाओ, आपको फैसिलिटी है कि आप वहां बता दो कि इन्फोसिस इस तारीख को 5 शेयर महीने में मेरे अकाउंट से पैसा निकले और खरीदी होती चली जाए, तो वो अपने आप होती चली जाएगी दोस्तों। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे 3 साल में आपके पास कितने इन्फोसिस इकट्ठे हो जाएंगे, और वो 1.5 गुना होने को आएगा जब पैसा, तो मालूम पड़ेगा 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और 4.5 लाख दिख रहे हैं। एक दिन 1.5 मिनट का जो आपने समय लगाया था या 5 मिनट का समय लगाया था, उसकी वजह से 1.5 से 2 लाख रुपए का फायदा आपको मिल सकता है। देखिए, निर्णय में सब कुछ है, लेकिन ये सारी बहानेबाजी क्यों है हमारी? क्योंकि हमको हाथ पैर चलाना आता है। आदमी जितना कम दिमाग का इस्तेमाल करता है उतना ही ज्यादा हाथ पैर का इस्तेमाल करता है। मैंने अपने वीडियोस में पहले भी दोस्तों एक बात कही थी, आलसी होना, मेहनती होना, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। शरीर से मेहनत करने वाले 95% लोग हैं, 5% लोग हैं जो दिमाग से मेहनत करते हैं, मतलब फैसले लेते हैं, चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, अपने आप को बदलते हैं। वो 5% लोग दुनिया का 90% पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शरीर से आलसी हो जाओ चलेगा, वैसे तो शरीर से आलसी होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दिमाग के आलस्य को शरीर की मेहनत के पीछे छुपा लेना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। लोग कई कई दिनों तक फैसले ही नहीं लेते, उनको अपना जॉब पसंद नहीं है, वो जॉब में रोज जाते हैं, 5 साल से गाली देते हैं दोस्त जॉब को, फिर भी वो जॉब करते रहते हैं, उसको बदलने, सुधारने, उसमें नया कुछ सीखने के लिए कोई कोशिश नहीं। मैं तो ट्रेडर्स की बात करता हूँ, कई लोग ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो लगातार फ्रस्ट्रेटेड है, और किसी सेमिनार में आएंगे या सामने वेबिनार में आएंगे, नहीं सर स्टॉक मार्केट में कोई पैसा बना ही नहीं सकता, और मैं उनसे पूछता हूँ भाई यहाँ बैठ के कर क्या रहे हो? अगर आपको ये बात पता है तो आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपको अपने यकीन या भरोसे के साथ होना चाहिए। आपके अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि आप ये मान चुके हो कि स्टॉक मार्केट में कोई संभावना नहीं है, और यहाँ पे सट्टा बाजार है, और यहाँ पे उतार चढ़ाव ऐसे ही चलते रहेंगे, और यहाँ पे खेल होते रहेंगे, गेम है सारे, और फिर भी आप यहाँ बैठ के दिन भर टाइम पास करते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा।
आपको वो काम करना चाहिए जो आपका दिल दिमाग कहे कि इसमें संभावना है, और संभावना थोड़ी सी है तो मैं उस संभावना को बढ़ा लूंगा किसी तरीके से, सीख के समझ के, तो बात बनेगी दोस्तों। नहीं तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं जो कि देना नहीं चाहिए। तो दोस्तों कहाँ थे हम आपको बता रहे थे कि ये ईपीएस वाले स्टॉक, सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर वाले स्टॉक्स ने कैसी ग्रोथ दिखाई। मैं कोई एक स्टॉक नहीं बताऊंगा आपको, हम फिर दूसरे पे चले जाएंगे, फिर तीसरे पे चले जाएंगे। आप देखते जाइए किस तरह के उतार चढ़ाव होते गए, किस में नहीं हुए। तो यहाँ पे हर एक स्टॉक आपको ऐसा मिलेगा जिसने इस तरीके से परफॉर्म किया है। आप किसी भी ठीक ठाक शेयर में जो जिंदा रहा उसमें अगर पैसा लगा देते तो पैसा तो बनना ही था। और कब आपको निकलना है, कब प्रॉफिट बुक करके और कब वापस री एंटर करना है, इसके लिए भी आप टाइमिंग ना करें। आप तो सिर्फ अपना एक सिस्टम बना लो कि भाई इतना ज्यादा भाव बढ़ गया है तो मैंने आधा शेयर बेच दिया और जो पैसे खाली हुए उनको फिर से मैंने एसआईपी में लगा दिया। अगर इसकी बजाय कोई दूसरा अच्छा शेयर सामने आ गया तो उसमें लगा देंगे। और देखिए पैसा कैसे बनता है। क्या यहाँ पैसा नहीं बना? आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने गुना पैसा बन सकता था और लोग कैसे चूक गए। 163 रुपीज का था दोस्तों, 2002, 2003, 2004 की बात है। 245 रुपए का शेयर, 653 रुपए का शेयर। यहाँ देखिए 89, 186। और यही मैं आपसे कह रहा था कि ये अभिशाप आपका वरदान क्यों बनने वाला था कि 90 से लेके 400 रुपए के बीच का आपका एवरेज होता और आपने भर भर के हर महीने माल खरीदा होता। डरने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इक्विटी एसआईपी करके रख दिया था। अब आपसे पूछता ही नहीं था, इसलिए कोई आपसे पूछता नहीं था तो आपकी न तो डर न लालच कोई बीच में आता था। अपने आप ये इकट्ठे होते गए। आपने कहा चलो देखेंगे, इसको 5 साल का टाइम देते हैं, कुछ पैसा मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो निकल जाएंगे बराबरी में। आपको अचानक से पता लगा पैसा 5 गुना हो गया। फिर आप में ताकत आ जाएगी, शेयर का कलेजा हो जाएगा। फिर आप थोड़ा बेचोगे, थोड़ा रखोगे, धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो 4000 कितना 10 गुना पैसा बन गया है और अब उसी पैसे से हम आगे की पूरी कहानी चला सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही होते हैं काम। और पहले दिन हो जाए ये जरूरी नहीं है, एक दिन आपका भी आएगा। ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो ठहर गया एक दिन उसका दिन आता है और उस दिन फिर वो पूरी दुनिया पे छा जाता है। दोस्तों उसी की तैयारी आपको करनी है। तो हम यहाँ पे जो बहानेबाजी करते हैं उस बहानेबाजी से काम बनेगा नहीं। अब आगे बात आपको ये समझनी है कि आप जो अच्छे स्टॉक हैं, सबसे पहले आप ये लिख लो कि टॉप 100 ईपीएस में से जो 10 या 20 अच्छे स्टॉक्स हैं, आप क्या करेंगे, उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों अब मैं वो बताने जा रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। कैसे बनेगा 50 डेली से 10 करोड़ रुपया? क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, बहुत आसानी से। मैं आपको यहाँ सामने कैलकुलेटर पे बताने वाला हूँ दोस्तों। और ये कैलकुलेटर आपके गूगल सर्च में कहीं भी अवेलेबल है। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आप लिखेंगे, सामने आ जाएगा। यहाँ आपको पता लगेगा कि आपका पैसा कितना कमाते हैं मायने नहीं रखता, उस पैसे पे रिटर्न कितना है और वो कितने सालों तक इन्वेस्टेड रहता है वो मायने रखता है। आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कोई ऐसे स्टॉक ढूंढ के लाओ जो साल में डबल हो जाते हो। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी जो आगे मर नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाएगी। और ये भी कौन सी बड़ी बात है पता करना। जो कंपनी 50 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्म करके बिजनेस कर रही है, ग्रो कर रही है, उसको अगले 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए अगर आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ये लॉजिकल बात है कि आपके आने से वो कंपनी बर्बाद होगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। और चलो आपने 10 डिसीजन लिए, 10 सेक्टर के 10 स्टॉक लेके रखे, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर लेके रखे हैं, तो अगर कोई एक सेक्टर एक शेयर धोखा दे भी देगा तो क्या सारे के सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएगी? ये तो नहीं होगा ना। इसलिए दोस्तों कोविड वाले सीन में भी ना आईटी और फार्मा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। ये ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया रुक गई थी, तबाही मच गई थी, चारों तरफ मौत अपना नंगा नाच दिखा रही थी, फिर भी 2 सेक्टर तो ऐसे थे जो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। ये बाहर से आपको पता नहीं लगता, इसीलिए डर बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी हम खतरे के नाम से उतना डरते हैं जितना खतरे से नहीं डरे शायद। तो वो खतरे का अगर आमना सामना करेंगे ना दोस्तों, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर पे आपको लेके चलता हूँ। फैमिली आपके साथ है ना, एक बार दिखा दीजिए दोस्तों,
क्योंकि आप कितना भी घड़े में पानी डालो, अगर नीचे से ये छेद करते रहेंगे घड़ा कभी भरेगा नहीं। और जिंदगी में आप कितना भी पैसा इनके लिए छोड़ के चले जाएं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से कैसे करना है और वो पैसा कैसे बढ़ता रहे, ये अगर सिखा के नहीं गए तो कोई भी मतलब नहीं है। आपकी मेहनत का, आपके त्याग तपस्या का, जितना भी फ्रस्ट्रेशन आपने उठाया सब बेकार चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक कैलकुलेटर मैंने आपको बताया है, ये मोतीलाल ओसवाल का कैलकुलेटर, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आपने लिखा है, या एसआईपी या लमसम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एसआईपी लिया है। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है भैया, लाखों रुपए होते तो हम लगा देते, पर हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। लाखों रुपए की बात ही नहीं है, बात हो रही 50 रुपए रोज की। 50 रुपए रोज का मतलब क्या हो गया? करेंट सेविंग को भले आप जीरो कर दो, यहाँ पे 500 रुपए लिखा है, मैं इसको मिटाता नहीं हूँ कि भैया आपके पास अभी 500 रुपया है। और एनुअल सेविंग की बात की तो हमने कहा 50 रुपया रोज, 50 रुपीज पर डे, मतलब 365 दिनों में 18,000 रुपया बनता है। या मंथली लिखा नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ मंथली लिख देता, 18,000 रुपीज साल का, है ना। 50 रुपए पर डे का मतलब क्या होता है? 365 इंटू 50 कीजिए, 18,000 से ज्यादा आ जाएगा, आप यहाँ पे 18,000 लिख दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि रिटर्न का खेल है सारा। ये रिटर्न यहाँ पे इन्होंने मंथली क्वार्टरली रिटर्न की बात की है। यहाँ पे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से हमको दिखता है। अब आप जो अपना पैसा लेके चल रहे हैं उस पे जो रिटर्न है वो यहाँ नजर आ रहा है आपको। तो 24% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे। आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं उसमें आप जो ट्रेडिंग करते हैं तो भी इतना पैसा निकाल सकते हैं, जिसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये रिटर्न आसानी से बन सकता है। दोस्तों ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पैरेलल चल सकते हैं। अगर आपसे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे 24% का रिटर्न है। अगर मैं इसको कम करता हूं तो ये अमाउंट घटता चला जाता है। देखिए 5%, 6% हमने रिटर्न घटाया, ये अमाउंट घट के 10 करोड़ से 2 करोड़ 33 लाख रुपए हो गया। तो सबसे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है? दुनिया तो उसी गति से चल रही है, आप अल्फा कैसे जनरेट कर सकते हो? अल्फा मतलब दुनिया जिस गति से चल रही है उनसे आगे निकलने का तरीका आपको ढूंढना है। होराइजन हमने सालों का यहाँ पे 30 साल को घटा के अगर मैं 28 कर देता हूँ, पैसा आधा हो गया, 22 कर दिया है, देखो इतना हो गया। तो लंबे समय में आखिरी में देखो 22 सालों तक जो पैसा बना, आखिरी 8 सालों में 8 करोड़ रुपया बना। तो यही बात का ध्यान रखना है कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक बेटा आपका, एक बेटी आपकी है जिसकी उम्र है 3 साल 4 साल, दूसरा एक और बेटा आपने गोद ले लिया है जिसका नाम है पोर्टफोलियो। अगर ये पोर्टफोलियो नाम का बेटा जवान हो गया ना, तो आपको अपने बेटे या बेटी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वही संभाल लेगा आपके खानदान को। लेकिन क्या गलती हो जाती, फिर क्यों नहीं बन पाता इतना पैसा? क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग रग रग से गरीब हैं। तो जैसे ही उनका 10,000 15,000 बनता है, वो लालच से भर जाते हैं और सारा शेयर बेच के बाहर आ जाते हैं। फिर वो 15,000 से घट के 13-12 होता है, उनको लगता है उन्होंने बहुत अक्लमंदी की। देखिए बेचने वाला 2 साल 3 साल तक हंस सकता है, उसके बाद जिंदगी भर रोना है। खरीदने वाला 3 साल तक रो सकता है, उसके बाद उसको जिंदगी भर हंसना है। हाँ, ये एक शर्त है कि आप कचरा ही मत उठा लेना। तो जो तरीके मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट के, उसमें तो ये चांसेस ही नहीं बचते कि आप किसी कचरे की तरफ देखो भी, छूना तो दूर की बात है। देखिए सही तरीके से जब हम चीजों को जान लेते हैं तो हमारा डर भी अपने आप खत्म होता जाता है, हमारा लालच भी अपने आप कंट्रोल होता चला जाता है, और आप अपने काम को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। न सिर्फ आपके पैसे बनते हैं, पर आप एक इंसान के तौर पे एक नए इंसान बन जाते हो। वॉरेन बफेट सिर्फ पैसा नहीं बनाए हैं, स्टॉक मार्केट के भगवान कहे जाते हैं, वो सिर्फ पैसा नहीं बनाए, वो एक कमाल के इंसान बने हैं। ऐसा इंसान जिसने अपना 99% पैसा डोनेट कर दिया है कि उनके मरने के बाद वो पैसा चला जाएगा परमार्थ में, दुनिया की मदद करेगा। वो पैसा ऐसा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि उनको अपनी मेहनत की कदर थी। लोग अपना पैसा मुट्ठी में बांध के क्यों रखते हैं? उनको लगता है कि मेरी मेहनत की है मैंने इतनी, इसको मेरे पास रखूं। लेकिन जब आप चले जाएंगे तो आपके पैसे का सही उपयोग होना चाहिए, क्योंकि इस पैसे के लिए खून पसीना बहाया है आपने, और ये बेकार में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। तो वॉरेन बफेट इस बात को समझ गए, उन्होंने वो पैसा लगा दिया दुनिया की बेहतरी के लिए दोस्तों।
वो कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा, कैसे काम आएगा, ये मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि उस आदमी में इतना कलेजा था कि वो उस पैसे को कहीं लगाने की ताकत जुटा पाया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंपाउंडिंग का मैजिक बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, या तो आप ऐसा कर लें, एक छोटा सा अमाउंट ले लें, सपोज 10,000 रुपीज आपने ले लिए, और उसमें से हम कोशिश कर रहे हैं 10,000 से 1,500 रुपए महीने के निकालें। 22 दिनों में 1,500 रुपए निकालने हैं, तो कितना पैसा आपको कमाना पड़ेगा? 100 रुपया पर डे काफी होगा। अब ट्रेडिंग की बात क्यों की मैंने? ट्रेडिंग की बात इसलिए की, कितना भी मैं आपसे बोल दूं कि आपको ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, पर मैंने किसी इन्वेस्टर को ऐसे बनते हुए नहीं देखा जिसने ट्रेडिंग को पहले फेस नहीं किया। ट्रेडिंग के अट्रैक्शन की वजह से लोग बाजार में आते हैं। उनको ये बात अट्रैक्ट करती कि भाई 30 साल में बन जाएंगे 5 करोड़। बोले 30 साल किसने देखे, वो तो मुझे मालूम ही नहीं, जाने दो। क्योंकि कोई भी गरीब आदमी 3 दिन बाद के बारे में भी बात नहीं कर सकता श्योरिटी के साथ, तो 30 साल की तो बात वो क्या ही करेगा। हाँ, उसको अगर बोलो कि भाई तेरे को 300 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपया रोज मिल सकता है, तो वो दौड़ के आएगा। उधार उठा लाएगा 20,000 की कैपिटल, तो भी काम करना चाहेगा, वो सीखना भी चाहेगा यहाँ वहां से कहीं से भी जुगाड़ लगा के। और गरीब आदमी जल्दबाजी में पहले एडवाइजर को पैसा देगा। सबसे पहले वो कहेगा कि भाई मैं क्यों मेहनत करूं, एडवाइजर एडवाइस देगा, टिप देगा, मैं खरीदी बिक्री करूंगा, पैसे मिलने लग जाएंगे। पर जब उसका पैसा आधा हो जाता है, एक बार का चेक खत्म हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि भाई ये तो कहानी है। स्वर्ग देखने के लिए खुद मरना पड़ता है। ये नोट कर लीजिए आप कि अगर आपको जन्नत देखनी है तो आपको ही मरना पड़ेगा, आप ही को सीखना पड़ेगा, आप ही को एफर्ट डालने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है दुनिया में। तो शुरू के 5 साल आपके इसी चीज में गुजर जाते हैं कि पहले हम 5 साल बहानेबाजी करते रहते हैं कि मुझे मेहनत नहीं करना, मैं मेहनत क्यों करूं, मेरे पास टाइम कहाँ, मैं सुबह से जॉब में चला जाता हूं, मैं तो सुबह से अपनी शॉप या बिजनेस में चला जाता हूं, तो स्टॉक मार्केट का मेरे पास टाइम कहाँ है। स्टॉक मार्केट का जो पैसा चाहिए वो आपकी जेब में आना चाहिए, ऐसा आपने मान रखा है, लेकिन इसमें जो समय देना है, जो मेहनत करनी है, वो कोई और करेगा, मेरा काम हो जाएगा। ये सोच के हम 5 साल तक प्रयोग करते रहते हैं। 5वें साल में, तीसरे साल में जब हिसाब लगाने बैठते हैं तो पता लगता है कि भाई 8-10 लाख रुपए किसी ने, तो किसी ने 3-4 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। तब जाके दिमाग में बात बैठती है कि भाई शुरू से ही मैं अगर ये मान लेता कि साल का 2 लाख भी खर्च करूं लेकिन 2 का 3 बनाना है, तो मैं जीत जाता। क्योंकि 3 लाख रुपए बनाना मतलब 1,000 रुपए पर डे बनाना बस, और 2 लाख रुपए खर्च करके, मतलब अगर किसी के दिमाग में बात आ जाती है, दोस्तों ध्यान देना, जो मैं बात कर रहा हूं उसको ध्यान देना। आपको सुन के एकदम अजीब लग सकता है, लेकिन थोड़ा बड़ा सोचने वाली बात है। बड़ा सोचने से ही बड़े काम होते हैं। कि कभी कभी सीखने के मामले में, हम अपने कपड़ों के मामले में, खाने के मामले में, एंटरटेनमेंट के मामले में कभी नहीं बोलते कि बहुत खा लिया अभी और कहाँ खाएंगे। रोज ही हम बाहर जाके खाना चाहते हैं, बहुत सारी मूवी वेब सीरीज देख ली, बहुत सारे गेम खेल लिए, अभी और कब तक खेलते रहेंगे, कोई नहीं बोला। कपड़े खरीद लिए, आपका वार्डरोब भरा पड़ा हो, आपकी अटैचियां ठूस के भरी हो, तो भी आप और लाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आया वो। अब ये चीज समझ में नहीं आई तब तक आपको अच्छी नहीं लग रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप समझदार नहीं है, बस ये है कि कोई चीज इतनी जानो कि वो समझ में आने लगे, और समझ में आने लगी कि अच्छी लगने लगेगी, और अच्छी लगने लगेगी तो फिर आप रुकोगे नहीं। तो वो स्टार्ट होने तक, किक स्टार्ट होने तक आपको थोड़ा कुछ एफर्ट करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो। मैं आपसे ये कह दूं कि मेरा कोई कैप्सूल कोर्स 1,000 रुपीज का होता है। हाँ, कभी ऑफर में आपने 1,000 रुपीज के कोर्सेज भी देखे, 499 के भी कभी ऑफर में आए होंगे। नॉर्मली एक कैप्सूल कोर्स 1,000 से 3,000 रुपए का होता है। मैं ये मान लूं कि आप हर वीक में, मैं तो पहले हर दिन की बात करता हूं, 1,000 रुपए का सीखने पे खर्च कर दिया आपने, 250 ट्रेडिंग डेज है, तो कितना पैसा चला जाएगा? 2.5 लाख रुपया। हर दिन 1,000 रुपया खर्च किया सीखने पे, कितना पैसा चला जाएगा? 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख। अब 2.5 लाख में क्या होता है आप जाके पता करो।
एक सब्जी की दुकान वाले से, पान की दुकान वाले से, चाय की दुकान वाले से पता कीजिए जाके, या स्टूडेंट जो एमबीए बीबीए कुछ भी कर रहा हो उससे जाके पूछिए कि भाई तेरा साल भर का मेंटेनेंस कितना है। 20,000 रुपया अगर वो खर्च कर रहा है तो 2.5 लाख रुपया वो अपने खाने पीने घूमने फिरने पेट्रोल पे खर्च कर देता है। उस 2.5 लाख रुपए में हम अटके पड़े रह जाते हैं, क्योंकि पैसा तो जाके वापस आ जाएगा, समय वापस नहीं आएगा। अब आपको मैं बोलूं 250 दिन तक लगातार सीखोगे तो पहले तो आपका दिमाग इस बात में परेशान हो जाएगा कि इतना सारा सीखेंगे तो वो मेंटेन भी हो पाएगा, कि हो सकता है कि हम ज्यादा मेंटेन ही नहीं कर पाए चीजों। तो दोस्तों बात हो रही थी कि आपको जो भी आपका टारगेट है दिमाग में रख लीजिए, आपको क्या चाहिए, कितना पैसा बनाना है। अगर आप बोलते हैं मुझे साल का 10 लाख बनाना है, पॉसिबल है। अगर आप बोलते हैं साल का 1 करोड़ बनाना है, पॉसिबल है। लेकिन इसका एक सिंपल रूल है, 10% उसकी तैयारी में लगा देने की मानसिकता। अभी जैसे मैं आपको डर खत्म करने के लिए क्या बात कर रहा था कि हर दिन 1,000 रुपए का एक ट्रेनिंग ले लिया, 250 दिन में 2.5 लाख आपने खर्च कर दिया। अब इतना सारा सीखने के बाद ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई घास तो खाता नहीं है इंसान। तो 2.5 लाख रुपया अगर उसने खर्च किया है सीखने में, तो डेफिनेटली वो 7 से 8 लाख रुपया मिनिमम बनाएगा, इससे डबल भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास तो उतने कोर्सेज भी नहीं है, 250 कोर्सेज थोड़ी है हमारे पास, 100 कोर्सेज से भी ज्यादा नहीं है। मतलब आप अगर हर दिन का एक कोर्स सीखेंगे तो धीरे 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 आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी की बेस्ट स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, कमोडिटी को सीख लेंगे, करेंसी को सीख लेंगे, क्रिप्टो करेंसी को सीख लेंगे। क्या है जो आपको नहीं पता होगा? इंट्राडे की 10 स्ट्रेटेजी जो टॉप 10 है वो आपको पता होगी, निफ्टी की जो टॉप 5 स्ट्रेटेजी वो आपको पता होगी, बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो टॉप 5 स्ट्रेटेजी वो आपको पता होगी। वो सारी सीखने के बाद में अगर फिर से रिपीट भी कर लो तो दोस्तों 100 दिन होंगे। 100 दिनों का 1,000 रुपए के हिसाब से एवरेज क्या निकल के आएगा? 1 लाख मैक्सिमम। लेकिन ये 1 लाख 8 to 10 लाख रुपीज साल का आपको दिला सकता है। देखिए ऐसा नहीं कि चीजें हमको धीरे से या देर से समझ में आती है, चीजें हम समझते हैं लेकिन उनका रिटेंशन कम होता है। जैसे कुछ भी सुन लिया तो दिमाग से वॉश आउट हो जाता है 90%, फिर हम फिर से सुनते हैं, फिर हमारे दिमाग में वो बात जाती है। लेकिन हर दिन के तजुर्बे के साथ उस चीज को, उस स्ट्रेटेजी को सीखने का आपका डिग्री बदल जाता है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, अपनी गलतियां कर ली है और आप उस अनुभव से गुजर गए हो, तो आपको वो 1 घंटे में जो बात कही जा रही थी, पहली बार जब सुनी थी 20% समझ में आया था, दूसरी बार जब सुना 40-50% समझ में आया, और 2 महीने बाद वही चीज 10वीं बार देखी तो आपको 95% बात समझ में आ गई। कभी कभी तो मैं कहूंगा 110% भी समझ में आ जाएगा। 110% क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा उससे आगे की बात आपके दिमाग में आ जाएगी। और कई बार मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है कि सर इसमें ये एक चीज, ये इम्प्रूवमेंट या इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा तो और ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मैंने अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखा है और हमेशा ही सीखता रहूंगा। स्टॉक मार्केट इज नॉलेज बेस्ड बिजनेस। देखिए यहाँ पे आपको हाथ पैर नहीं चलाना, एसी में बैठ के या सोफे काउच पे बैठ के इंटरनेट के साथ आप काम कर रहे हो, चिप्स खाते हुए भी काम कर सकते हो। मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं, कोई निगोशिएशंस की जरूरत नहीं है, आपको भाव तोल करना नहीं है, धूप पसीने से बचे हुए हो। लेकिन एक काम आपको जरूर करना है, वो है स्टडी, वो है लगातार ऑब्जर्व करना। अपनी गलतियों को भी ऑब्जर्व करो, मार्केट को भी ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करते रहो, देखते रहो, और जो भी गड़बड़ है वो धीरे धीरे सुधारते रहो। रातों रात सुधरना पॉसिबल नहीं है, जरूरी भी नहीं है। आप हर दिन अपनी गलती सुधारते जाएंगे ना दोस्तों। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा गलती मत करो, आप गलती करो, जल्दी जल्दी गलती करो, जल्दी जल्दी गलती करो। अगर जल्दी जल्दी गलती करोगे तो जल्दी जल्दी गलती सुधारोगे। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलती को छोटा बना रखा है तो डरने की क्या जरूरत है? अगर आपका स्टॉप लॉस 20 रुपीज का, आप दिन भर में 20 स्टॉप लॉसेस चले जाते हैं तो 400 रुपीज चले जाते हैं। तो आपकी गलती इतनी छोटी कि डरने की जरूरत ही नहीं। अगर 2 फीट के पानी में तैर रहे हो तो कौन सा डूब के मर जाओगे भाई? तो ये बहानेबाजी से बाहर निकलने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपको सच में ये जो यात्रा है, ये हाईवे है, हाईवे नहीं एक्सप्रेसवे है, इस पे चलने की तैयारी करनी है तो अपनी गाड़ी में थोड़ा ऑयल पानी करो, थोड़ा तैयार हो जाओ कि कैसे ड्राइविंग की जाती है, कैसे इस पे चला जाता है, और आइए हमारे साथ। मैं एक खास ऑफर आज आपको देने वाला हूं दोस्तों, कि जो भी मेरे सारे कोर्सेस को हर दिन अडॉप्ट करने के लिए राजी होगा,
वो इंसान 100 डेज के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट के बारे में, कमोडिटी के बारे में, करेंसी के बारे में जो भी जानना है सब कुछ सीख जाएगा। लेकिन उसको हर एक कोर्स पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 70% डिस्काउंट। 70% का डिस्काउंट में ऑफर कर रहा हूं दोस्तों। एक ही ऑफर है आज, और इसको आपने जैसे शुरू किया 3, 4, 5 दिन तक आपने कोर्सेज लिए, उसके बाद आपको लगता नहीं स्टॉप कर देना, आप मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, आप वो कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दैट। यहाँ पे कभी भी ये बात नहीं आएगी कि आपने कोई कमिटमेंट कर दिया है अब आपको वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप जो कुछ भी अगर ईमानदारी से एक कोर्स को लिया, 1 घंटे का आपने वीडियो कोर्स लिया, इतना सटीक कोर्स है कि हम 10 घंटे या 100 घंटे के मटेरियल को 1 घंटे में समेट के लाते हैं। वो इतना ज्यादा काम का होता है कि अगर आप उसको 1 बार 2 बार देख लो तो तीसरी बार से आपको अपने अंदर का फर्क समझ में आने लग जाएगा, और वहीं के वहीं दिखने लग जाएगा कि ये 1000 रुपीज जो मैंने खर्च किया तो इसके बदले मुझे 1500 रुपीज मिले हैं, और 1000 रुपीज का लॉस भी बचा लिया। 2500 का वैल्यू तो वहीं सुबह से शाम में दिख जाता है। इसलिए लोग एक के बाद एक रिपीट करना चाहते हैं। हमने कभी मार्केटिंग नहीं की, ना करना चाहते हैं। तो दोस्तों बात क्या होगी? शुरू में आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आप इस ऑफर वगैरह के बारे में तो आप स्टाफ से बात कर लेंगे, यहाँ पे उनके नंबर्स आ रहे हैं, वो क्या डिटेल ऑफर है, कोर्स की लिस्ट क्या है, वो सब आपको भेज देंगे। उस पर बात करने के लिए नहीं आया हूं मैं, आज आपको पुश करने के लिए आया हूं कि अंदर से गरीबी की सोच को निकाल के बाहर फेंके। पहली बात जो आपने कही थी, मेरे पास पैसा नहीं है, कितना पैसा आपके पास है? इस मामले में तो कोई बेघर या भिखारी भी मुझसे बहस नहीं कर सकता। अगर वो जिंदा है, इसका मतलब उसने 50 से 100 रुपए मांगे हैं और उसने खाना खाया है। अगर 50 रुपए उसके पास आए तो उसमें से 5 से 10 रुपए बचाए जा सकते हैं, और अगर 200 रुपया महीना बच रहा है तो वो भी करोड़पति बनने की ताकत रखता है। फिर बाकी लोग तो छोड़ ही दें। दूसरी बात, टाइम नहीं है। टाइम नहीं बोलने वाले सबसे ज्यादा लूजर लोग होते हैं। तीसरी बात यह है कि रिस्क बहुत है। तो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों कि आपको सुबह से शाम तक आप अपना एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखिए। आप बेरोजगार हो और कोई काम नहीं है आपके पास, कोई कोर्स भी नहीं कर रहे हैं, कहीं जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको सुबह से शाम गुजारने में 200 रुपये रोज का खर्च आता है। मतलब साल का 50,000 रुपया बर्बाद हो जाता है। ये ज्यादा भी हो सकता है, आपको हिसाब रखना है। अगर आप कामकाजी लोग हैं, स्टूडेंट हैं या होम मेकर हैं, तो आपको पता है कि आप दिन भर का 1000 रुपया खर्च करते हैं या 2000 रुपया खर्च करते हैं, उसमें से 200 रुपया वेस्टेज का बचाया जा सकता है। मतलब महीने का कितना? 6000। मैंने अभी आपको सिर्फ 1500 रुपए महीने की, 18,000 रुपए साल की कहानी, वो कैलकुलेशन 10 करोड़ का बताया। आप बताइए 6000 रुपए का मतलब 40 करोड़ रुपया होता है दोस्तों। 40 करोड़ रुपीज हो सकता है। सोचा किसी ने? एक फैमिली केस कोशिश करना शुरू करे तो इसमें कोई गुनाह है? कुछ जाने वाला है आपका? कहीं हमने आपसे ये कहा है कि आपको लोन उठाना पड़ेगा? कहीं आपको ये कहा है कि आप 1 लाख रुपए एक स्कीम में जमा कर दो और हम पे भरोसा करो? नहीं, आप इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा कर रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट पे भरोसा कर रहे हैं जिसकी देखभाल भारत सरकार का वित्त मंत्रालय कर रहा है। उसमें आप पैसा लगाने की बात कर रहे हैं। सेंसेक्स जो अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का बैरोमीटर कहलाता है, ये आपने किताबों में पढ़ा है, उसकी बात हो रही है। ये कोई रतन खत्री का मटका थोड़ी, कोई ऐसा सट्टे की बात नहीं हो रही है कि जिसको सरकार या पुलिस पकड़ने आती हो। अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा लगाते हैं तो सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। क्यों देती है? क्योंकि इकोनॉमी स्टॉक मार्केट की वजह से आगे बढ़ रही है। सिर्फ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप देश को भी आगे बढ़ा रहे हो। देश की सेवा करने के लिए बंदूक लेके सीमा पे जाके खड़े हो जाना हर आदमी यही करे जरूरी नहीं है। वो जो कर रहे हैं उसको सैल्यूट है, लेकिन आप यहां से अंदर की मजबूती को तैयार करो दोस्तों। अपने बिजनेस को, अपनी ताकत को बढ़ाइए। क्यों हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे माल? क्यों हम यूएस की क्वालिटी को या जर्मनी की क्वालिटी को देखते रहेंगे? ऐसे इंडिया क्यों नहीं बन सकता? इंडिया ने रिलायंस खड़ा किया, इन्फोसिस खड़ा किया, टीसीएस खड़ा किया। क्या ये कम कंपनीज है? कहां से कहां पहुंच गए हैं। अडानी अब टॉप 10 टॉप 50 ग्रुप्स में आ गया है। तो हमारी सारी कंपनीज आगे बढ़ रही है स्टॉक मार्केट की वजह से। तो आप इसको जब तक जरूरी नहीं समझ रहे तब तक आप बातें बना सकते हैं, उसके बाद तो पैसे बनाने और जिंदगी बनाने का टाइम आ जाएगा दोस्तों। एक लेगेसी बनानी है आपको। आप अपने खानदान के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? चाचा मामा ने जो भी गलती की, वो गलती की कहानी लाओ सामने, पूरी कहानी सुनना दोस्तों। तो आपको क्या पता लगेगा कि वो लोग आए थे, उन्होंने बगैर जानकारी के जो सबसे सस्ते शेयर मिले
तो सब्जी की तरह सबसे सस्ती सब्जी उठा के वो 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए की कंपनी खरीद ली। कोई स्टडी नहीं की, किसी ने बताया ये ले लो, ये ले लिया, किसी ने बताया वो ले लो, वो ले लिया, फिर वो नीचे चला गया, उसको नीचे में बेच के भाग गए और फिर वो रोने गाने लगे। अगर वो आज तक कोई स्टॉक उठा के रख लेते थे तो उनके पास कितना पैसा होता उसका अंदाजा भी नहीं लग सकता था। उन्होंने 10 शेयर खरीदे थे, उसमें से 8 कचरा थे, 2 भी सही होते और वो रखे होते तो जितना पैसा उन्होंने लगाया था उसका 100 गुना पैसा उनके पास होता। तो जब लोग ये बहाने बना रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं था यार, उस वक्त पान सुपारी तो खाते थे, चाय तो पीते थे, अगर पान सुपारी और चाय का पैसा भी यहाँ पे लगा दिया होता ना तो इतना पैसा होता जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और अभी नए लोग कहेंगे सर वो तो टाइम निकाल गया, आप हमारे पास कहाँ है। आपके सामने बिटकॉइन पैदा हुआ था, आपके सामने रुचि सोया 4 रुपए का था, अभी 2 साल पहले की बात है। आज वो 1200 रुपए पे खड़ा है, 1500 होके आया। सब कुछ इधर आपके सामने है। 300-600 रुपए में IRCTC मिलता था, 1 साल के अंदर अंदर 6300 का हाई बना के आ गया। डीमार्ट इधर ही 600 रुपए का था, 2-2.5 साल 3 साल के अंदर अंदर उसने 4000 4500 का रेट दिखा दिया। बहाने मत बनाइए दोस्तों, क्योंकि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि वो आप कैसे करें।